11 बार हमारी हियरिंग हुई और उसके बाद में कल 3 मई 2025 को अब 5 महीने बाद में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है। कितना टॉर्चर है वो, है ना। केवल इतना भी नहीं है, बीच में इन 5 महीनों में धमकाने की कोशिश करी गई, अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश करी गई, प्रलोभन देने की कोशिश करी गई, सारी चीज़ें उन्होंने कोशिश करी। सीसीटीवी साफ दिखा रहा है कि सर पे किस फोर्स से ग्लास को मारा गया है। जज साहब ने इस चीज़ को माना कि ये जो केस दिख रहा है, जो एविडेंसेस हमने दिए हैं, इनकी आज भी इनके पास वो शर्ट है। अपने सर पे ग्लास मारा एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर ने। उसके बाद में हमने पुलिस में जाके, नाम क्या बताया आपने? राहुल भलारा, 2023 त्रिपुरा कैडर का जो ये ट्रेनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। जब आप दिल्ली में घूमते हैं तो कई बार आपको दिल्ली पुलिस की गाड़ी मिलती है और उस पर साफ साफ लिखा होता है दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि दिल्ली में जितनी भी सुरक्षा होती है वो दिल्ली पुलिस के कारण होती है। एक मामला हमारे सामने आया है जिसमें कि हमारे साथ हैं विकास धायल, जो कि ठीक आपको भी हमारे साथ बगल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ एक घटना हुई 6 दिसंबर 2024 को, और किस प्रकार से 6 महीने की जद्दोजहद के बाद 6 महीने की जद्दोजहद लग जाती है। जो विकास धायल हैं वो एक टीचर हैं और टीचर यूपीएससी क्लासेस देते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप सोचिए कि जो व्यक्ति यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा है, उस व्यक्ति को एक एफआईआर करवाने में 6 महीने का वक्त लग जाता है और कोर्ट तक ये लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसे में देश में जो विकास पे अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो आम नागरिक है, जो कमाने खाने में व्यस्त रहता है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो न्याय की लड़ाई कहाँ तक लड़ पाता है वो आपको भी पता है। और आगे की कहानी हम खुद विकास धायल से पूछते हैं। विकास जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ 6 दिसंबर 2024 को, जिसमें कि अब जाकर द्वारका के जो कोर्ट है, नीतीश कुमार मीणा साहब, हाँ, नीतीश कुमार मीणा साहब ने जो एफआईआर का आदेश दिया था, तो पूरी घटना क्या थी जो दिसंबर में हुई थी? सर, ये 6 दिसंबर 2024 की बात है, जैसे बता रहा हूँ। ये 5 महीने हो गए हैं इस बात को। एक शादी फंक्शन में मैं जा रखा था जी। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्री था, उसकी शादी थी, तो मैं भी गया हुआ था। और ये जो ट्रेनी आईपीएस है राहुल भलारा, ये भी वहाँ पे मौजूद था। बिना किसी कहा सुनी के, बिना किसी प्रॉम्प्टिंग के, क्योंकि इनका ऐसा इतिहास भी रहा। जब से 2023 में जब इनकी नौकरी लगी, इनको लगा इनको लाइसेंस मिल गया है लोगों को असॉल्ट करने का, ये करने का। तो बहुत सारे केसेस इन्होंने पहले भी कर रखे थे। तो एक इस तरह का 10 सेकंड के अंदर इस तरह का प्रकरण हुआ कि उन्होंने मैं उनसे वो किसी एक मेरा साथी है, उसको लेके साइड में जा रहे थे, तो मैंने उनसे बस इतना पूछा कि भाई क्या बात हो गई है, बिल्कुल आप क्यों इनको वहाँ पे लेके जा रहे हैं। उतने में आग बबूला हो गई। उन्होंने हाथ में था उनके विस्की का ग्लास और मेरे सर पे मारा। सर पे मारा, मैं नीचे गिर गया। इनके 2-3 जो साथी थे, विवेक चौधरी है, अश्वनी बलारा है और एक काड़ू नाम से एक बंदा है, तो ये लोग मेरे को मारने लग गए, मेरे मुंह पे, मेरे कान पे, वहाँ पे। अब क्योंकि शादी फंक्शन था, बहुत सारे लोग थे, मेरा जो दोस्त था उसकी मदर ने छुड़ाया, फिर मेरे को और भी लोग थे, मेरा पूरा खून में खून हो गया। आपके साथ एक अच्छी खासी मारपीट हो गई? मारपीट हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे सर पे ग्लास मारा एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर ने। उसके बाद में हमने पुलिस में जाके, नाम क्या बताया आपने? राहुल भलारा, 2023 त्रिपुरा कैडर का जो ये ट्रेनी है। तो उसके बाद में हमने जाके कोशिश करी कि पुलिस हमारी एफआईआर लिखे। हॉस्पिटल में हमने लीगल रिपोर्ट कराई, उपचार कराया। उसके बाद अगले दिन हमने कोशिश करी कि पुलिस हमारी कंप्लेंट लिखे। तो पुलिस को जब कंप्लेंट दी, पुलिस ने अपने शब्दों में पहले लिखा कुछ। हमने कहा सर पूरी आप कंप्लेंट लिखिए, पूरी चीज़ लिखिए। तो उन्होंने बोला कि आप कल आइए। कल ऐसे कल करके उन्होंने आगे वो करने की कोशिश करी। जो लोग मेरे को 4 लोग मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, उनके ऊपर उल्टा उन्होंने उनको धमकाने की कोशिश करी कि हम आपके खिलाफ केस करेंगे। जब हमें ये समझ में आ गया, हमारे वकील साहब ने बोला कि देखो पुलिस तो इसके अंदर, क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर है और इनको कोई ना कोई फेवर करना होगा, कल को पता नहीं क्या ये साहब जो हैं क्या काम आ जाए इनके, है ना। तो वकील साहब ने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि जब थाना काम नहीं कर रहा है तो हम बड़े अफसरों को कंप्लेंट भेजते हैं। तो हमने डीसीपी को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, वकील साहब ने कंप्लेंट हमारी पूरी, मेरी एफआईआर लिखवा के भिजवाई। उनकी तरफ से भी जब कोई वो नहीं मिला, हमने सारे कदम हमने फॉलो करे, एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने पिटीशन डाले कि एफआईआर करी जाए। इसमें एफआईआर की बात है ये। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ था। उस सीसीटीवी की वजह से वो चीज़ हमने सोशल मीडिया पर डाली, लोगों को पता लगी कि कैसे एक आईपीएस ऑफिसर जो अभी लगा है 2 साल पहले त्रिपुरा जैसी जगह पे जाके वो क्या क्या करने के लिए काबिल होगा।
क्या क्या करेगा वहाँ पे जाके वो, जब कैमरा के अंदर 150 लोगों के बीच में कोई बंदा एक 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 टीचर के सर के ऊपर ग्लास मार दे रहा है दिल्ली के अंदर, और मैं ही जाके वहाँ सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव कर रहा हूँ ना। मेरा आज भी मेरा खून से सना हुआ जो शर्ट है आज भी मेरे पास है, पुलिस लेके नहीं गई उसको। तो सर ये 5 महीने तक हमने कोर्ट के अंदर इस बारे में, वकील साहब ने मेरी तरफ से बात रखी, मैं भी गया 11 बार हम लोग वहाँ पे गए, 11 बार हमारी हियरिंग हुई। और उसके बाद में कल 3 मई 2025 को, अब 5 महीने बाद में एक FIR रजिस्टर हुई है, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो एक पुलिस अफसर है और वो भी 5 महीने का लंबा वक्त लग गया एक ट्रेनी IPS ऑफिसर के खिलाफ। अगर वो कुछ गलत काम करता है तो आपको यहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोर्ट तक जाना पड़ गया। कोर्ट तक भी जाना पड़ा। और 5 महीने सर आप क्या मानते हो, 5 महीने कितना टॉर्चर है वो, है ना। केवल इतना भी नहीं है, बीच में इन 5 महीनों में धमकाने की कोशिश करी गई, अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश करी गई, प्रलोभन देने की कोशिश करी गई, सारी चीज़ें उन्होंने कोशिश करी, है ना। इस दौरान ये सारी घटनाएं आपके साथ हो रही थी? हमारे साथ में हो रही थी, लेकिन हमारा ये था कि भाई अगर हम यही पढ़ाते हैं, हम एथिक्स के बारे में यही बात बोलते हैं कि अगर आपके साथ जुल्म हुआ है तो आप उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएं। हमारा जिम्मेदारी भी तो बनती है ना ये, कि अगर कोई अफसर कल को जाके किसी गरीब के साथ में ऐसा करेगा जिसको कम इन्फॉर्मेशन होगी, पुलिस वाले तो, ये दिल्ली में हो रही है सर घटना, है ना। मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, UPSC के छात्रों को पढ़ाता हूँ। उससे पहले मैंने 4 बार मेंस लिखे हैं, मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं। मैं इतना सब पढ़ा लिखा होने के बावजूद इतना समय मेरे को लग गया, सोचो आप। मैं समझ गया कि जब आपने खुद जो है UPSC की तैयारी करी है, आप खुद जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर और आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, जानकारी, तब जाकर दिल्ली पुलिस से आपको अपने जो खिलाफ, जो आपके साथ जो एक गलत काम हुआ उसके खिलाफ शिकायत लगवाने 5 महीने का लंबा वक्त लग गया। तो आम आदमी की क्या ही बात होगी। थोड़ा टेक्निकल चीज़ जान जाते हैं वकील साहब के साथ। आप सर, आप इस मामले में क्या बताना चाहेंगे? जो तकनीकी चीज़ें हैं आप वो बताइए कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लगा। विकास जी जो कि विक्टिम हैं उन्होंने तो सारी बात बताई, आप थोड़ा कानूनी मामला समझाइए। देखिए सर, इसमें जो था CCTV साफ दिखा रहा है कि सर पे किस फोर्स से ग्लास को मारा गया है। पहली बात, जो ग्लास था वो कांच का ग्लास था और बहुत बाहरी ग्लास था। और जब ये पूरा हुआ, इन्होंने मेरे को बताया कि FIR रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब हम कंप्लेंट देने जाते हैं शुरू में, तो उसकी DD एंट्री देनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पुलिस की वो ड्यूटी है कि DD एंट्री करके। DD एंट्री क्या होती है, थोड़ी दर्शकों? DD एंट्री एक होती है कि आप उसके वो रिसीविंग एक तरीके की कि हमने जाके पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी कंप्लेंट दी तो उसकी एक एंट्री हो चुकी है कि पुलिस ने वो चीज़ रिसीव कर ली है। तो इन्होंने जब वो कंप्लेंट दी तो इनको DD एंट्री भी नहीं दी गई। उसके बाद इनको अगले दिन बुलाया गया, जैसे इन्होंने बताया कि इनको परेशान किया गया। अच्छा, जो वो नोटिस इनको भेजा गया, वो पहले इनको व्हाट्सएप पे 10 बजे कॉल किया गया। जो SI थे सचिन देसवाल, उन्होंने इनको पहले कॉल करा और इनको बोला कि तुरंत आओ, व्हाट्सएप कॉल, ताकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती ना वो कॉल। तो वो व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं हो। हाँ, तो इस वजह से वो की गई, क्योंकि दाल में कुछ काला है इसलिए व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो। अगर आपको बिल्कुल कंप्लायंस करनी थी तो आपको डरना नहीं था कि एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है या क्या हो रहा है। तो इनको पहले धमकाया गया कि तुमने चाकू मारे, अभी आओ। तो इनकी हालत ख़राब थी। इन्होंने बोला कि सर मेरे सर में है, मैं अभी तो चोट लगी है, अभी नहीं आ पाऊँगा, आप मुझे जब तक रिटर्न में कुछ नोटिस नहीं भेजेंगे मैं वैसे भी नहीं आऊँगा। तो उन्होंने जो नोटिस भेजा वो भेजा कि आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए, ठीक है। चलिए, वो हो गया। उसके बाद इन्होंने जब ये ट्विटर पे वायरल हो जाती है, उसके बाद पुलिस एक बहुत ही मामूली सेक्शन होता है, 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो थोड़े हीनियस टाइप के होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा ग्रेव होते हैं। जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो थोड़े ट्रिवियल नेचर के होते हैं। उनके अंदर जो रिपोर्ट फाइल होती है, अच्छा 2 तरीके की रिपोर्ट होती हैं। जो आम जनता है उनको ये चीज़ पता नहीं होगी कि पुलिस जो कंप्लेंट लेती है उस पर वो 2 रिपोर्ट फाइल कर सकती है। एक होती है NCR, एक होती है FIR। जो NCR होती है वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स में होती है और उस पर इसको हिंदी में हम जानना चाहें, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर देखिए FIR के अंदर होते ही पुलिस के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के लिए, ठीक है ना। NCR के अंदर मजिस्ट्रेट साहब का पहले परमिशन लेना होगा, उनकी कॉग्निजेंस की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसके अंदर हल्का मामला बनाया ये हल्का मामला ताकि डिले होता है। अच्छा, ये कंपाउंडिंग भी होती है कि आप किसी भी स्टेज पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो जो 323 लगाई गई थी वो जो दर्शा रही है
कि इनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाए कि किसी भी स्टेज पे इसको वापस ले लें और ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। क्योंकि अगर वैसे ये जो मामला बना है, जो मेरा जो सबमिशन था इस पर, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है पसुपुलेटी शिवा रामकृष्ण राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आप कैमरे पे दिखा सकते हैं। हाँ, ये ऑर्डर का वो है। तो इसके अंदर जज साहब ने ये चीज़ मेंशन की है कि ये मैंने वहाँ पे सबमिट की थी ये जजमेंट, और इस जजमेंट में सिमिलर फैक्ट्स थे जिसमें बियर की बॉटल सर पे मारी गई थी, और जो कांच का ग्लास सर पे मारा है वो लगभग सेम ही बल्कीनेस है, उनकी हैवीनेस है, और वाइटल पार्ट पे मारा है। तो इंजरी भी कॉज हुई है, ब्लड भी निकला है, फोटोज़ में दिख रहा है साफ ब्लड निकला है, चाहे थोड़ा निकला है, ठीक है। तो ये मैटर पूरा का पूरा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्ट टू मर्डर का बनता था, जो कि पुलिस ने नहीं करा, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो कि अगर हो जाता तो फिर वो कंपाउंडेबल भी नहीं रहता, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उस जो भी हमारे हीनियस क्राइम्स होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं, उसको स्टेट लड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसको पुलिस के द्वारा काफी हल्का बनाया गया, हल्का एक षड्यंत्र रचा गया। हाँ। मतलब एक षड्यंत्र बोलो है आप, कि पुलिस ने कहीं ना कहीं आरोपी का ही पक्ष लिया गया। इनको ही धमकाया गया, इनके चोट लगी है। अच्छा, अगर उनकी एमएलसी हो गई थी तो उन्होंने उनके चक्कू लगे थे, या कोई भी एमएलसी हुई है, जैसे कि अभी डीसीपी साहब ने भी अपनी रिपोर्ट भेजी है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेंशन है कि उनको भी चोट आई थी। अगर उनको चोट आई थी तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट को परसू क्यों नहीं किया? उन्होंने आगे रिपोर्ट, कहीं ना कहीं उनको पता है कि मैं जो हूँ वो क्रॉस एफआईआर कर रहा हूँ, गलत केस बना रहा हूँ, ताकि इन पे प्रेशर बन जाए। तो ये हुआ। फिर हमने जैसे बता रहे हैं कि जब एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई तो 156(3) की एप्लीकेशन जो पहले लगती थी आईपीसी सीआरपीसी में, अब वो 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस हो गई है। वो हमने बाकी सारी फॉर्मेलिटी करके सीनियर ऑफिशियल्स को कंप्लेंट भेजकर डीसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को, उसके बाद हम मजिस्ट्रेट साहब के पास गए। वहाँ पर हम जाने के बाद हमने अपना जो भी था, जितनी भी चीज़ें, ये जजमेंट सब कुछ बताया। उसके बाद जज साहब ने इस चीज़ को माना कि ये जो केस दिख रहा है, जो एविडेंसेस हमने दिए हैं, इनकी आज भी इनके पास वो शर्ट है, इनसे पुलिस का काम क्या था? अच्छा, साक्ष्य एविडेंस इकट्ठा करे। पुलिस वहाँ पे स्पॉट पे भी गई था इनके पास। हॉस्पिटल में आने के बाद पुलिस ने इनको बोला कि आप हमें स्पॉट पे लेके चलो। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने लगाई कि पुलिस वहाँ गई, उनको दिखाया जा रहा है यहाँ पे खून पड़ा है, यहाँ पे सीसीटीवी लगा है, यहाँ पे कांच पड़ा है, आप इसको रिकवर करो। दोनों के दोनों जो पुलिस ऑफिशियल वहाँ गए, वो हाथ उसके अंदर रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है, वो हाथ पे हाथ रख के खड़े हुए हैं। उनकी कोई इंटेंशन ही नहीं है उस चीज़ को रिकवर करने की, ताकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिले और जितने भी एविडेंसेस हैं उनको हम मैनिपुलेट कर दें। ये पूरी की पूरी उनकी इंटेंशन शुरू से रही है। तो हम आए, जज साहब ने इस चीज़ को माना कि जो केस बनता है, जो एविडेंसेस हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखाता है सामने। तो ललिता कुमारी की जो जजमेंट है, जिसके अंदर ये चीज़ बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसके अंदर पुलिस को एफआईआर करनी मैंडेटरी है। तो उनको अब एसएचओ साहब को डायरेक्शन दे दी गई है एफआईआर के लिए। कल तक का उनको समय दिया है, 5 तारीख को 10 बजे तक उनको कंप्लायंस करना है उस ऑर्डर का, और एफआईआर करके रिलेवेंट सेक्शन में, जो मैंने सेक्शन बोली है वो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय वेपन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जिसके अंदर एफआईआर होनी मैंडेटरी है। और उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और सही से जितने भी वहाँ पर विटनेसेस थे। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि जो आईओ साहब इनके अंदर जो अपॉइंट किए हुए हैं, जो इस केस को देख रहे हैं, अभी उस चीज़ के लिए भी हम जाएंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से किसी और को या किसी और आईओ को देकर वहाँ से, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही। वो जो मतलब जैसा बता रहे हैं, कंप्लेनेंट भी बता रहे हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पर हैं, वो कहीं ना कहीं वो राहुल बल्हारा जो आईपीएस ट्रेनी है, वो उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन में है। तो ऐसा भी ये चीज़ है। तो इस चीज़ पे भी हम आगे, ये आदेश हो गया है, ये अब आदेश हो गया है। कल एसएचओ साहब को कल 5 तारीख को बोला है कि कंप्लाई करें। आज 5 तारीख है। हाँ, मतलब नहीं, आज 4 तारीख है, आज संडे है। हाँ, आज संडे। हाँ, कल 5 तारीख है। तो कल 10 बजे तक ये जो है इनको कंप्लाई करके, उसमें एफआईआर करके जज साहब के सामने लेकर आए।
तो अंततः जो है 6 महीने की लड़ाई के बाद तब जाकर एफआईआर लॉन्च हुई। ये सिर्फ एक एफआईआर की लड़ाई है। मतलब अब देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जो क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो ऐसे चलता है कि शुरू में एफआईआर रजिस्टर होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हर केस में नहीं होती। अगर आपको पता है सामने कोई बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ है तो वहाँ पे तुरंत एफआईआर रजिस्टर करानी होती है। एफआईआर रजिस्टर के तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन चलता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट आती है। अभी तक तो पुलिस रिपोर्ट फाइल हो जानी चाहिए थी, चार्जशीट जिसको आमतौर पे बोलते पत्र दाखिल हैं। हाँ, तो वो चीज़ फाइल हुई है। अभी 5 महीने में इस मैटर में सिर्फ एफआईआर हुई है। अच्छा, इसमें जो जुडिशियल सिस्टम है उनके ऊपर भी बहुत बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है। उस चक्कर में भी इसके ये थोड़ा सा खिंच जाता है मामला, डिले हो जाता है मामला। लेकिन पुलिस के काम करने के तरीके पे सवाल सीधे सीधे खड़े होते हैं कि सहयोग नहीं कर रही है, किस प्रकार से पीड़ित के साथ नहीं है, और जो आरोपी है उसी के साथ वो कहीं ना कहीं साठगांठ कर रही है। जी। जो पुलिस है उनका काम है एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करना। तो हमें पुलिस के काम के लिए भी कोर्ट में आना पड़ा, इसलिए ये समय लगा है। ये सब कुछ जो हुआ है वो दिल्ली पुलिस की जो भी उन्होंने बायस इन्वेस्टिगेशन करी है और जो जितना उन्होंने मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी है उसके चक्कर में हुआ है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्होंने काम किया, तब जाके टाइम लगा। लेकिन अंततः जो है न्याय की जीत हो रही है। उसमें एक स्टेप आप आगे बढ़े हैं कि एफआईआर अब लॉन्च हो गई है। जी। मजिस्ट्रेट सर, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अंशुल कुमार है। मैं यहीं पे दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। और ये घटना हुई थी कापासेड़ा में? कापासेड़ा में घटना हुई है दिसंबर 2014। जी। द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑनरेबल नीतीश कुमार मीना जी हैं। वो हमारे आपके JMFC हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उनके सामने हमने ये फाइल किया था 175 क्लॉज 3, और उन्होंने हमारे बात को माना है और हमारी एप्लीकेशन को अलाउ किया है और एफआईआर कर दी है। चलिए, ठीक है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विकास धायल और उनके वकील। ये मामला है 6 दिसंबर 2024 का। कापासेड़ा वो क्षेत्र है जहाँ पे ये घटना हुई थी, जिसमें इनके साथ जो है एक IPS हैं राहुल बलारा जो हैं, इनके साथ जो है इनके सर पे ग्लास मारते हैं। और उसके बाद जब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, उस घटना के बारे में बताते हैं, तो एफआईआर नहीं होती है। कंप्लेंट जो है एक नॉर्मल सी कंप्लेंट नोट कर ली जाती है, DD नंबर तक नहीं दिया जाता है। और उसके बाद किस प्रकार से 6 महीने की लड़ाई लड़ते हैं। जो विकास धायल जी हैं वो UPSC के शिक्षक हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ाते हैं और पढ़े लिखे हैं और अपने अधिकारों को जानते हैं। जब इनके साथ ये होता है तो 6 महीने की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है एक एफआईआर को लिखवाने में। तो सोचिए आम आदमी को कितनी दिक्कत होती है। लेकिन राहत की बात यह है कि आखिर कानून जो है इस बात को मानता है, और IPS जो राहुल बलारा हैं उनके खिलाफ जो है अब कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि एफआईआर जो है हीनियस क्राइम के अंतर्गत लिखी जाए। और UPSC को भी सोचने की ज़रूरत है कि जो वो नैतिकता का इथिक्स का पेपर लेता है उसमें वो इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करता है कि जो अभ्यर्थी को वो चुने वो भारत के नागरिकों की सेवा करने के लिए चुने जाते हैं। भारतीय पुलिस सेवा की बात की जाती है, उसमें जो अंतिम शब्द है आप सेवा सुनते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस मामले में किस प्रकार से एक IPS जो कि ट्रेनिंग IPS हैं, 2023 बैच के हैं, त्रिपुरा कैडर है उनका, और सेवा की जगह पे वो जो है अपने बिहेवियर में कहीं ना कहीं नागरिकों को ही तंग करते नज़र आ रहे हैं। और अब उनके खिलाफ ये मामला कोर्ट के द्वारा जो है वो अब जो है रजिस्टर कर लिया गया है, एफआईआर लिखी जाएगी, ये आदेश कोर्ट ने दिया है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अभी एफआईआर लिखी नहीं गई है। अभी जज जो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने डायरेक्शन दी है SHO को। तो कल अब देखते हैं कि इसमें पुलिस क्या नई चाल चलती है, क्या इसमें होता है, इसमें कंप्लाई किया जाता है ऑर्डर या नहीं किया जाता है। कल भी कोई बहाना बनता है, एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, तो ये भी चीज़ कल पता चलेगी। और इसमें जैसे इन्होंने बताया कि इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर था, थ्रेट था, मतलब कि एक ऐसा केस करना जहाँ पे मतलब IPS वगैरह को या ब्यूरोक्रेसी को एक बहुत राजा की तरह मान लिया गया है, जबकि वो हमारे सेवक हैं, वो हमारे सर्वेंट्स हैं, वो हमारे लिए सर्विस करते हैं। मैं भी जब इस केस के अंदर आया था तो इनिशियली मेरे को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को प्रेशर बनाने की और धमकी देने की कोशिश की गई थी कि क्योंकि वो बहुत ही कनेक्टेड हैं तो आप भी इस केस को ना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो ये भी मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहता हूँ। तो किस प्रकार से एक IPS के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति IPS बन जाता है तो क्या कानून
को उसको अपने हाथ में लेने की छूट मिल जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस पद पे वो पहुँचे हैं वो नागरिकों की सुरक्षा और सेवा करने के लिए है, लेकिन अब वो अपने उसी पद का प्रयोग जो है नागरिकों को धमकाने के लिए कर रहे हैं। जिस प्रकार से वकील साहब और विकास धायल बता रहे हैं, तो एक आईपीएस के खिलाफ भारत में जो है एफआईआर होने का जो आदेश होता है अभी तक लिखी नहीं गई है। ये एक बड़ी घटना है, ये बड़ी बात है कि जिस प्रकार से भारत में आईपीएस लॉबी मजबूत है। कहा जाता है कि भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा और आईपीएस लॉबी जो है बहुत यूनिटी के साथ रहती है और अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देती है। वैसे में जो कोर्ट ने ये कार्रवाई का आदेश दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आने वाले समय में क्या होगा ये भी देखना बनता है। हम आगे भी इस मामले पे नज़र बनाए रखेंगे। तो आप अपनी राय हमें ज़रूर इस घटना पे बताएं कि किस प्रकार से जब पुलिस सेवा के लोग जो नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन जब नागरिकों के साथ खुद दुर्व्यवहार में पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।